हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1, दैट इज डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमें कई टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं। और लास्ट की जो 2 क्लासेस हमारी हुई है उसमें अराउंड हम यहां पे 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कॉस्ट का मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग, इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इमर्ज हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ये 10 टॉपिक हम लास्ट क्लास तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो देखो, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो या जो अकाउंटिंग की ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके क्या फायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस है। तो इसके कई एडवांटेजेस हमें यहां पे गिवन है, जिसमें से एक एक करके अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, कहते हैं कॉस्ट सिस्टम रिवील्स अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अगर आपके बिजनेस में कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी होगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको पता चल जाएगा। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पूरे के पूरे बिजनेस, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस शो करती है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका स्पेसिफिकेशन ये है कि सर वो कॉस्ट और प्रॉफिट प्रोडक्ट और सर्विस वाइज हमारे सामने रिवील करती है। मान लो मैं कहूं एक ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी, या चलो 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, ए, बी और सी। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको टोटलिटी में प्रॉफिट और लॉस तो बता देगा। से एग्जांपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है 100 करोड़ रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अच्छी बात है, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छी चल रही है। लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा कि क्या प्रोडक्ट ए, बी या सी में से कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जिससे हमें लॉसेज हो रहे हो, जो कि हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल हो। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को देखूं, रिवील करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करूं, तो हमें मान लो से एग्जांपल डेटा मिलता है वहां से कि ए से 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, सी से 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है और बी से 30 करोड़ रुपए का लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, जब प्रोडक्ट वाइज हमारे सामने प्रॉफिट और लॉस रखता है, तो हमें अगर कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होती है, कोई भी अगर अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी होती है, तो वो हम वहां से एनालाइज कर सकते हैं। तो एक कॉस्ट सिस्टम रिवील्स अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, कहीं से अगर आपको कोई लॉसेज हो रहे हो, बिजनेस में अगर कहीं पे इनएफिशिएंसीज है, एक्रूइंग इन एनी फॉर्म, और ये जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है, लॉसेज है, इनएफिशिएंसी है, किस फॉर्म में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल सकती है। तो सर, सबसे पहले बात करें, वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो सकता है। मैन पावर ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ मैन पावर का मतलब क्या है, वर्कर्स इफेक्टिवली काम नहीं करते। इफेक्टिवली काम करने का मतलब क्या है, इफेक्टिवली काम नहीं करने से मतलब यह है एक वर्कर जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो 3 घंटे में करके देता है। कारण क्या है, वो अपने कलीग्स के साथ गपशप करता है, फालतू का टाइम वेस्ट करता है। लंच टाइम ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है आधे घंटे का, बट एम्प्लॉय 1 घंटे के बाद काम पे लौट कर आता है। ये क्या है, वेस्टेज ऑफ लेबर, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, दैट इज आइडल टाइम इसको बोलते। आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसमें वर्कर प्रोडक्शन नहीं करके देता, हालांकि फैक्ट्री में इधर उधर टहलता दिखाई देगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता। लॉस्ट टाइम भी आप इसको बोल सकते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी हो सकती है वेस्टेज ऑफ मैन पावर को लेकर। अब वेस्टेज ऑफ मैन पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब कार्ड बनाती है। जॉब कार्ड में यह शो किया जाता है कि एक वर्कर ने कितना टाइम किस जॉब पे दिया है, किस प्रोडक्ट पे दिया है। अब मान लो एक वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे रहता है, लेकिन जो जॉब कार्ड है वो 6 घंटे का ही डेटा दिखा रहा है। इसका मतलब 2 घंटे जो है वो वर्कर ने
वेस्ट किए हैं। अब जो 2 घंटे वेस्ट किए हैं, हो सकता है उसमें आधा घंटा तो कंपनी लंच टाइम के लिए देती हो, 15 मिनट्स टी टाइम के लिए देती हो, मतलब पौना घंटा तो कंपनी ने अलाउ किया, बट सवा घंटा और कहां गया, सवा घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया एक एम्प्लॉय ने। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर वेस्टेज ऑफ मैन पावर है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है फर्दर। इसी तरीके से वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है स्पॉइलेज या फिर एक्सेसिव स्क्रैप। सिंपल सी बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो एक बेंचमार्क सेट करके चलती है कि 1 यूनिट प्रोडक्ट की बनाने के लिए 2 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। अब एक्चुअल में मान लो 3 केजी लग गया, इसका मतलब 1 केजी जो है वो नुकसान हो गया, स्पॉइलेज हो गया, या यू कैन से सर एक्सेसिव स्क्रैप हो गया। क्यों हो गया, उसके कारण फाइंड आउट किए जा सकते हैं और फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में इजीली पता चल जाएगा एक्सेसिव स्क्रैप है या नहीं है। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के, उसका वेस्टेज, लाइक इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का सही से यूटिलाइजेशन ना करना। मान लो एक मशीन है जिसपे 1 घंटे में 500 यूनिट बन सकती है, लेकिन 1 घंटे में केवल 400 यूनिट ही बनी। उसके पीछे कारण यही रहा होगा कि उस मशीनरी को उस कैपेसिटी के साथ उतने इफेक्टिवली यूज नहीं किया गया जितना उसको यूज किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसका पहला बेनिफिट यह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी होगी, कोई भी लॉसेज होंगे, कहीं पे भी इनएफिशिएंसी होगी, लाइक वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा एडवांटेज, कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा एडवांटेज है इट आइडेंटिफाइज द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स सो दैट दीज में बी एलिमिनेटेड। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये जो बी प्रोडक्ट है ये अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ऊपर इन्होंने अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज की बात करी थी, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं है। तो यहां पे दूसरे पॉइंट में अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की बात करती। सर अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर बी है आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो पहले और दूसरे पॉइंट में मेजर डिफरेंस यही है कि पहले में अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कवर तो हो सकता है, लेकिन यहां पे एग्जांपल्स में इन्होंने अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं कवर करा, इन्होंने अनप्रॉफिटेबल रिसोर्सेज यूज करे, लाइक वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो सेकंड पॉइंट में अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की बात कर दी, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की बात कर दी। तीसरा पॉइंट देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेगा आप सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। मैं अगर आपको कहता हूं इस पेन का मार्केट में क्या प्राइस रखा जाए, मैंने अपनी फेस टू फेस क्लासेस में बच्चों से पूछा भी, मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा इस पेन का क्या प्राइस रखा जाए। जो वहां पे स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का व्यू था सर इस पेन का प्राइस 10 से 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 20 रुपीज होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर इस पेन का प्राइस 5000 के अराउंड होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं 10 to 20 होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं 5000। इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है, मैंने बच्चों को कॉस्ट नहीं बताई। देन मैंने कहा कि इस पेन को बनाने की कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की 1500 से 1600 रुपए आती है। तो फिर जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, 10 to 20 वाले और 5000 वाले, उन दोनों का एक ही आंसर था सर अप्रॉक्स 2000 इसका प्राइस रखा जा सकता है। मतलब प्राइस फिक्सेशन तभी पॉसिबल है जब हमें कॉस्ट पता चलेगी। तो तीसरा एडवांटेज ये है, कॉस्ट अकाउंट्स इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा आप प्रोडक्ट का सही प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे। पहला एडवांटेज अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, दूसरा अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, तीसरा प्राइस फिक्सेशन, चौथा पॉइंट कॉस्ट अकाउंट्स फर्निश सुटेबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअल में इसका यूज किया जाता है बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की
नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये डेटा गैदर करता है और इसमें से जो डेटा रेलिवेंट होता है फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सामने ले जाके रखते हैं ताकि मैनेजमेंट को अगर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना हो इस डेटा के बेसिस पे ले सके। तो चौथा एडवांटेज क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स फर्निश suitable data and information to management to serve as guide in decision making। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज किया जाता है बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वो डेटा फाइनली जाता है मैनेजमेंट के सामने जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर ये डेटा नहीं होगा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन की जब भी बात आती है कंपैरिजन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब होता है अपना ही डेटा प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेयर करना। अगर 2022 में मेरी किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है, मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं लास्ट ईयर 2021 के साथ कि पिछले साल जो मेरी कॉस्ट आई थी उसके कंपैरिजन में इस साल मेरी कॉस्ट कम है कि ज्यादा है, और अगर वो कम ज्यादा है तो क्यों है उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। अगर आप इंटर फर्म की बात कर रहे हो तो इंटर फर्म में क्या होता है, अगर कंपनी ए लिमिटेड है तो वो अपना डेटा बी लिमिटेड के साथ कंपेयर करती है। अगर मैं ए लिमिटेड हूं तो मैं अपना डेटा दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा। कंडीशन बस ये है कि जो दूसरी कंपनी है सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं। अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी हूं तो कंपैरिजन के लिए दूसरी कंपनी भी फार्मा इंडस्ट्री की ही होनी चाहिए। तो पांचवा पॉइंट है कॉस्ट कंपैरिजन विद प्रीवियस पीरियड। अगर प्रीवियस पीरियड करते हो इंट्रा फर्म है, और विद द अदर कंपनीज ये इंटर फर्म है, इन द सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। इससे क्या है, हेल्प मिलती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। सिंपल सी बात है, इस साल मेरी कॉस्ट आई 20 रुपए, लास्ट ईयर सर 18 ही आई थी। कारण फाइंड आउट करूंगा 2 रुपए की कॉस्ट क्यों ज्यादा आई। अगर वो कारण रीजनेबल है तो ठीक है, आगे के लिए भी फ्यूचर के लिए भी 20 रुपए का टारगेट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 रुपए फालतू में कॉस्ट एक्स्ट्रा आई है तो मैं फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कॉस्ट मेरी 20 रुपए है, दूसरी कंपनी की कॉस्ट केवल 12 रुपए है, मैं देखूंगा ये 8 रुपए की मेरी कॉस्टिंग ज्यादा क्यों है। क्या मेरे यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा है, क्या मेरे यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मैन पावर ज्यादा है, क्या मेरे यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, क्या कारण है इसके पीछे कि मेरी कॉस्ट दूसरी कंपनी से ज्यादा है। अकॉर्डिंगली मैं फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट कंपैरिजन। पहला पॉइंट अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, लॉसेज और इनएफिशिएंसी को हम रिवील कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइस फिक्सेशन में इसकी मदद मिलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज किया जाता है बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट कंपैरिजन इससे पॉसिबल है। 6 पॉइंट है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब टाइम टू टाइम स्टॉक चेक किया जाता है। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक का एक सिस्टम है जिसमें टाइम टू टाइम स्टॉक चेक किया जाएगा और मैच किया जाएगा कि हमारी जो बुक्स है उसमें जो स्टॉक है और जो एक्चुअल में फिजिकल में स्टॉक है वो इक्वल है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उसके पीछे कारण है। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच इंक्लूड्स ए प्रोसीजर फॉर, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होती है। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग मतलब डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मैच करती है कि अकाउंटिंग बुक्स में जो स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास और जो एक्चुअल में स्टॉक पड़ा हुआ है वो सेम है कि नहीं है। इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉस्ट सिस्टम। इसका बेनिफिट यही होता है कि अगर आपके पास एक्चुअल स्टॉक कम या ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी अकाउंटिंग को सही कर सकते हो अगर कोई इनएक्यूरेसी है तो। और अगर कोई शॉर्टेज वगैरह है वहां पे तो फाइंड आउट कर सकते हो कि शॉर्टेज क्यों है, कहीं कोई वहां पे चोरी वगैरह का तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा चल रहा है तो जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 6th एडवांटेजेस है सर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होती रहती है, अकॉर्डिंगली स्टॉक पे कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल मैं कहूं तो जो 6th पॉइंट है उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट है स्टॉक पे कंट्रोल मेंटेन रहता है। इसके बाद 7th पॉइंट कहता है
कॉस्ट ऑडिट जो है इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। कॉस्ट ऑडिट, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कराती है, कॉस्ट ऑडिट कराती है, तो इसका बेनिफिट ये होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मिली भगत चल रही हो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है मिली भगत, मतलब होता है ना कई लोग मिलकर घोटाला करते हैं, कई लोग मिलकर फ्रॉड करते हैं, तो अगर कॉस्ट ऑडिट होगा आपका ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो ऑडिट का तो मतलब ही होता है आपकी अकाउंटिंग की जांच करना, आपके यहां पे अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मैनिपुलेशन फ्रॉड लाइक, उसको पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो कॉस्ट ऑडिट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उस सिचुएशन में कोई भी फ्रॉड मैनिपुलेशन होगा उसको आप इजीली पकड़ सकते हो। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है एडवांटेजेस का, पॉइंट नंबर 8, विद द एप्लीकेशन ऑफ, हम देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। ये क्या है, ये कॉस्ट कंट्रोल के तरीके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेट करके, मतलब एक बेंचमार्क सेट करके कि इस कॉस्ट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सिमिलरली एक बजट अगर होता है तो हमेशा बजट के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया करता हूं कि मैंने आपकी जेब में बहुत सारे पैसे डाल दिए, आपको नहीं पता वो कितने हैं, तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि आपकी जेब में 10,000 रुपए है, तो आप उसको अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज करने की कोशिश करोगे। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल मेथड, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज सेट। ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज का, अपने फंड का किस तरीके से यूज करें कि हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले और कॉस्ट हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम से कम आए। तो दीज आर द 8 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर पहला है अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, लॉसेज और इनएफिशिएंसी को हम यहां पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है। इजीली अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है, जो मैंने एग्जांपल दिया। प्राइस फिक्सेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। जो भी सूटेबल डेटा होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करता है, अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन पॉसिबल है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से स्टॉक कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट ऑडिट से जो भी फ्रॉड या फिर मैनिपुलेशन पॉसिबल है उसको रोका जा सकता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल मेथड यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी सेट कर सकते हो। एफिशिएंसी सेट करने का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट और कम से कम रिसोर्सेज में अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने प्रोडक्ट को बनाना। तो दीज आर द 8 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं सिंपल कहूं तो देखो 8 के 8 एडवांटेजेस वैसे तो याद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट को लेकर, तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में 5 रेलिवेंट पॉइंट भी लिख देते हो, सिंपल अगर मैं कहूं आपसे एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा जाए 5 नंबर में, तो सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद 5 पॉइंट अगर इसमें से रेलिवेंट 5 से 6.5 भी लिख दोगे, तो भी एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। एक बार आप एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रीड करके देखो।
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो साफ साफ सीधा सीधा आता है, स्टेट द बेनिफिट्स एक्रू आउट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं? 5 नंबर की वेटेज में क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, और इस सिचुएशन में आपके पास है 8 पॉइंट्स। आप 8 में से कोई भी 5 से 6 रेलेवेंट पॉइंट लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देगा। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे। देखो कोई भी सिस्टम है, अगर उसके फायदे हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होती है। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसमें कुछ कमियां भी देखने को मिलती है, एंड दीज आर नॉन एज लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कहूं कि सर 100% केवल एडवांटेजेस हैं और उसके कोई नुकसान ना हो, मतलब लिमिटेशन ना हो, उसमें कोई कमियां ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट ले लेता हूं डुप्लीकेसी। सबसे पहले तो लिमिटेशंस की जब बात आती है तो ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान देना, कहीं पे भी अगर आप एडवांटेजेस और लिमिटेशन पढ़ रहे हो, एडवांटेजेस जब हम पढ़ते हैं तो हम सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं, अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, और जब लिमिटेशंस पे आते हैं तो हमें उस चीज में बुराइयां दिखने लग जाती है। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन की बात आती है तो सबसे पहले इश्यू ये आता है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो सही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो सही, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया? इससे एक डुप्लीकेसी क्रिएट हो गई, इससे एक डुप्लीकेसी क्रिएट हो गई। किस तरीके की डुप्लीकेसी? मान लो आपने मटेरियल परचेज किया, परचेज ऑफ मटेरियल। सर जब आप मटेरियल परचेज करते हो क्या आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते? सर बिल्कुल करते हैं, हम बिल्कुल जर्नल एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते हैं। तो फिर सर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या जरूरत थी? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में भी परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री होती है? मैं कहता हूं यस। जब हम आगे जाके नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का चैप्टर पढ़ेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपके स्टडी नोट नंबर 4 में कवर होता है, तो वहां पे परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री मैं जस्ट बोल रहा हूं, अभी आप उसको समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी और तभी उसको ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री होती है स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में परचेज ऑफ मटेरियल की जनरल एंट्री होती है स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन एक है परचेज ऑफ मटेरियल, एंट्री आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर रहे हो, सेम अमाउंट से जनरल एंट्री मुझे करनी है। तो फायदा क्या हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने? जैसे कि मैंने कहा जब हम लिमिटेशन की बात करते हैं बुरा बुरा सोचते हैं, क्या फायदा है सर? कोई तो फायदा नहीं है। इससे क्या हुआ? इससे एक ही ट्रांजैक्शन को आप दो दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हो तो जस्ट एक डुप्लीकेसी क्रिएट हो गई, जस्ट एक डुप्लीकेसी क्रिएट हो गई। अब जब आप दो दो जगह ट्रांजैक्शन करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन करोगे, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करना आपके लिए फालतू का खर्चा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक्सपेंसिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक फालतू का खर्चा है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है। हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर तो वॉल्यूंटरीली बेसिस पे होता है। हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कंपनीज रिकॉर्ड्स रूल अप्लाई होते हैं वहां पे इसको मेंटेन करना मैंडेटरी है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बात करूं तो ये वॉल्यूंटरी बेसिस पे चलता है। अब जब वॉल्यूंटरी बेसिस पे चलता है मैं अपने हिसाब से मेंटेन करूंगा, आप अपने हिसाब से मेंटेन करोगे, तीसरा बंदा अपने हिसाब से मेंटेन करेगा, तो ये यूनिवर्सली अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सली ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स नहीं है यूनिवर्सली कि भाई मैं जैसे फॉलो करूंगा वैसे ही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, जब वॉल्यूंटरी बेसिस पे मैं मेंटेन कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से मेंटेन करूंगा, भाई मेरे पे
किसी तरीके का कोई रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेंटेन कर ही रहा था, साथ में अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी मेंटेन कर रहा हूं, तो एक तरीके से फालतू का काम बढ़ गया। जब फालतू का काम बढ़ जाता है तो जो भी काम होता है उसमें इनएफिशिएंसी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। पहले तो एक ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करना होता था, एफिशिएंटली रिकॉर्ड कर लेता था। अब जब दो दो जगह रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, कहीं पे छूट भी सकता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनएफिशिएंसी क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब आप पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते। जैसे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो आप उसमें गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिख देते हो, कोई इंटरेस्ट वगैरह पेड करते हो वो भी लिख देते हो। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें केवल और केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी खर्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, केवल वही कवर किए जाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खर्चे रिलेट करते हैं, केवल और केवल वही कवर किए जाते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ, इनकम टैक्स पेड, जिनका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है खर्चों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे ही नहीं जाते। इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों मेंटेन कर रही होती है, तो जब एट द एंड ऑफ द पीरियड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट निकलते हैं, कुछ अलग आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालते हैं, कुछ अलग आते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन। फिर सर एक काम बढ़ गया तो सर फिर खर्चा बढ़ गया, फिर इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द 5 लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए भी चल सकते हो। सर सबसे पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर तो रहे थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में दोबारा से एक तरीके से डुप्लीकेसी है। काम बढ़ गया तो सर खर्चा बढ़ गया, काम बढ़ गया इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। काम क्या बढ़ गया सर, एक तो जनरल एंट्री वाला काम बढ़ गया, साथ में रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। एक जो है यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं वॉल्यूंट्रीली बेसिस पे होता है। अब वॉल्यूंट्रीली जहां पे होता है वहां पे मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से बनाओगे, अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मेट नहीं देखने को मिलेंगी और चीजों को समझने में दिक्कतें आएगी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका मैटर अगर एग्जाम में आता है 5 नंबर की वेटेज के साथ, आप ये 5 पॉइंट लिखिए और 2-2 लाइन आप इजीली लिख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, सर कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करके जाएंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इजीली वहां पे मेंशन भी कर पाओगे। ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन, 1.5 2-2 लाइन में ही आपको आंसर देना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, मेरा हमेशा सजेशन ये है कि 5 से 6 पॉइंट वहां पे आप लिख के आओ, 5 से 6 पॉइंट आप लिख के आओ, और हर एक पॉइंट में अगर इस तरीके से हेडिंग्स है आपके पास, तो हेडिंग में हर एक पॉइंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-2 लाइन मेंशन करके आओ। अगर पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में 2-2 आप लाइनों में आंसर देकर आओ। ज्यादा वहां पे बिल्कुल नहीं लिखना होता, प्रोफेशनल एग्जाम्स है हमारे, अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट हमें बात करनी होती है। तो 8 एडवांटेजेस के साथ साथ 5 लिमिटेशंस भी हमें बता दी गई। सर ठीक है, समझ में आती है बात, फायदे हैं नुकसान है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार फर्स्ट टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। मतलब मैं कहता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आज से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई सिस्टम था ही नहीं, लेकिन अब मुझे जरूरत लग रही है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूं, इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ध्यान देने चाहिए, और इसको बोला जाता है एसेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम।
कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो। तो कौन कौन से फैक्टर का मुझे ध्यान रखना चाहिए? तो सर सबसे पहले तो आप ये देखो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करने जा रहे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव काफी सारे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में कॉस्ट कैलकुलेशन भी है, तो सर सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन भी है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन भी है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी है, कॉस्ट कंट्रोल भी है, कॉस्ट रिडक्शन भी है, एफिशिएंसी मेजरमेंट भी है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करने जा रहे हो? क्या आपका सिंपल पर्पज कॉस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, या फिर कॉस्ट कंट्रोल भी आपका ऑब्जेक्टिव है? एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल्कुल क्लियर आपका विजन होना चाहिए, क्लियर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। तो सर सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, वेदर इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर फिक्सिंग प्राइसेस, क्या आपका टारगेट सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, या फिर फॉर इंसिस्टिंग ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, या फिर आप कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए, सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा पॉइंट आप ये देखो कि आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री का नेचर क्या है। सर ऐसा क्यों, क्या जरूरत है बिजनेस के नेचर और इंडस्ट्री के नेचर को जानने की? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। मैं अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता हूं और एक कंपनी ये डिजिटल पेन बनाती है, तो दोनों की कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता। मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराता हूं और एक कंपनी डिजिटल पेन बनाती है, तो सर हमारा जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग है। मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, जबकि इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हम दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताए गए हैं, अलग अलग इंडस्ट्री और बिजनेस नेचर के लिए। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सही मेथड सिलेक्ट कर सको, चूज कर सको। तो सेकंड पॉइंट कहता है द इंडस्ट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड कराता हूं इन ए सर्विस इंडस्ट्री, तो यहां पे अप्लाई होता है सर्विस कॉस्टिंग, जिसको आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चलता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग चलता है। सिंपल सी बात है कि भाई इंडस्ट्री वाइज अलग अलग तरीके हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के। तो आप डिसाइड करो कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है या क्या होगा, इंडस्ट्री का नेचर क्या है क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेथड यूज करना है, ताकि जो आप कैलकुलेशन करो वो सही रिजल्ट आपको दे। तीसरा पॉइंट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की किस तरीके से है। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, हायरार्की क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है कि भाई टॉप मैनेजमेंट को अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मिडिल लेवल को अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, लोअर लेवल का पर्सन है वो कुछ अदर इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पे जिस पर्सन को जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इजीली मिल सके रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग सिस्टम शुड फुलफिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले से ही आप देख लो कि भाई हायरार्की किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, किस किस को किस तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम
इंप्लीमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट को क्या करना है, तो टॉप मैनेजमेंट को लेना होता है डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो उसके लिए जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर मैं यही ऑपरेशनल लेवल की बात करूं, ऑपरेशनल लेवल पे आ जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये जो मैनेजर लेवल के पर्सन होते हैं ये आ जाते हैं आपके ऑपरेशनल लेवल पे। मैंने जैसे एग्जांपल लिख दिया प्रोडक्शन मैनेजर का, तो ऑपरेशनल लेवल नीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन मैनेजर जानना चाहता है कि भाई प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाऊं, प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए मेरे को। तो हर एक लेवल के पर्सन की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो पहले से ही ये डिसाइड होना चाहिए सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल है और उनको किन किन इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंगली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री क्लियर होना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्लियर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है आप जो प्रोडक्ट बनाते हो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हो। किस तरीके से मेरा मतलब है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी लाइफ 5 साल हो सकता है आप ब्रेड बनाते हो, दूध बनाते हो, मिल्क वगैरह जिनकी लाइफ 1 से 2 दिन होती है। तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन द टाइप ऑफ कॉस्टिंग टू बी इंप्लीमेंट। आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है उस पे भी कॉस्टिंग का टाइप डिपेंड करता है कि कौन सा आपको टाइप ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड होगा किस तरीके का कॉस्टिंग मेथड आप पे अप्लाई होगा। जैसे कि इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है, पेरिशेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ, जिनकी जो लाइफ है कम होती है, दूध ब्रेड वगैरह ये जो होते हैं इनकी लाइफ काफी कम होती है। अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड। सर मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो हमें मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करना बताता है कि कम से कम प्राइस पे अगर बेचने की बात आए तो किस प्राइस पे हम अपने माल को बेच सकते हैं। नो द मिनिमम प्राइस एट विच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आज अगर उसका लास्ट डे है, आज मैं कहता हूं लाइफ खत्म होने वाली है, तो सिंपल सी बात है उसको जितना जल्दी बेचा जाए, जितने कम प्राइस पे बेच सके, भाई बेचना है किसी भी हालत में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है तो हमें ये कैलकुलेट करना बताता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में बेचने की बात आ जाए तो वो मिनिमम प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाए, और वो मिनिमम प्राइस पेरिशेबल प्रोडक्ट के केस में अप्लाई होता है। तो आपके प्रोडक्ट को भी जानना जरूरी है कि भाई आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है। अगर उसकी शेल्फ लाइफ काफी है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी है, तो ठीक है आप अपना एक कांस्टेंट प्राइस लेकर चलो। लेकिन अगर लाइफ कम है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा मार्जिन कम रखना पड़ेगा। क्यों सर, प्रोडक्ट बेचना है मेरे को, नहीं बेचूंगा तो खराब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। जिन्होंने भी मेरे साथ फर्स्ट क्लास करी है उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की कॉस्ट अकाउंटिंग होती है यहां पे। एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम, एक होता है इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम। तो एक्चुअल में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको ये देखना है, डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे। तो द मैनर इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करोगे। वेदर दीज आर मेंटेन्ड इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, दैट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर दीज आर मेंटेन्ड इन नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और अगर आप कहते हो सर नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो करूंगा, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड,
इंटीग्रेटेड का डिक्शनरी मीनिंग होता है एकता, और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जहां एकता नहीं होती। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक बुक मेंटेन की जाती है, जबकि नॉन इंटीग्रेटेड में दो बुक मेंटेन की जाती है। इंटीग्रेटेड में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में मेंटेन किए जाएंगे। जब एक ही बुक में आप ट्रांजैक्शन मेंटेन करोगे तो प्रॉफिट भी एक कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल अलग, और जब एट द एंड मैं प्रॉफिट निकालता हूं दोनों का प्रॉफिट अलग अलग। और जैसा कि मैंने अभी लिमिटेशंस में आपको कहा था, रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। तो नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते वक्त आपको पहले से ही ये सेट कर लेना है कि आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे या इंटीग्रेटेड। पूरे के पूरे चैप्टर हैं, देखो अपने पास पूरे के पूरे चैप्टर हैं अपने पास। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री, सर सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक है अपने पास। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है अपने पास। मार्जिनल कॉस्टिंग एक बिग चैप्टर है अपने पास। नॉन इंटीग्रेटेड का अलग चैप्टर है, इंटीग्रेटेड का अलग है, रिकॉन्सिलिएशन अलग है। तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपको ओवरव्यू बताता है पूरे सिलेबस का। तो आप यहां पे देखते हो उसके पूरे के पूरे टॉपिक, पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि सर वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग वॉल्यूंटरीली होता है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी भी होता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी है, तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब कंपनीज एक्ट में जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑडिट जो आप करवाते हो, उसके लायक होना चाहिए डेटा। मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इन चीजों का मैं इजीली फॉलो कर सकूं। तो रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड, रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करने चाहिए, कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, एंड एप्लीकेबल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो आप उसको फॉलो करो। पहला फैक्टर है ऑब्जेक्टिव, सर दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, चौथा है नोइंग द प्रोडक्ट, पांचवा है मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सिक्स्थ है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट, एंड सेवंथ है वेज पेमेंट सिस्टम। आप जब इंप्लॉई कॉस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, स्टडी नोट नंबर 2 में इंप्लॉई कॉस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जिस पे अप्लाई होता है, तो वहां पे हम वेजेस को कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड्स देखेंगे। उन मेथड्स को बोला जाता है वेज पेमेंट सिस्टम। जैसे सिंपल अगर मैं कहूं तो सर वेजेस को पेमेंट करने के दो सिंपल तरीके हो सकते हैं। स्पेसिफिक जो तरीके इंप्लॉई कॉस्ट में देखेंगे, बट दो स्पेसिफिक जो आप बहुत इजीली यहां पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं वर्कर को कहूं 10 रुपए पर आवर देंगे, मैं वर्कर को कहूं 10 रुपए पर आवर दूंगा। अगर वर्कर ने 5 घंटे काम किया सर मैं उसको 50 रुपए दे दूंगा। वेजेस का सिस्टम ये हो सकता है। एक वर्कर को मैं कहूं 5 रुपए पर पीस दूंगा और उसने बना दी 20 पीसेज, मैं 100 रुपए दे दूंगा। मतलब ये क्या है, ये दो तरीके ही तो हैं वेजेस को कैलकुलेट करने के, पेमेंट करने के। सर एक तो मैं टाइम बेसिस पे कर रहा हूं और दूसरी जगह मैं पीस बेसिस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि भाई हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बेसिस पे करेंगे, पीस बेसिस पे करेंगे, या और भी जो तरीके हम एम्प्लॉय कॉस्ट टॉपिक में देखेंगे उनमें से आप कोई सिलेक्ट करोगे। तो द वेज पेमेंट मेथड शुड बी स्टडीड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा वेजेस का पेमेंट मेथड सुटेबल होगा। तो दीज आर द 7 एसेंशियल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल इंस्टॉलिंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर सबसे पहले तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने के पीछे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने बिजनेस का नेचर, जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है उसका नेचर क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपको डिसाइड करना है। तीसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की क्या है, क्योंकि हर एक लेवल के पर्सन की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंट करना चाहिए आपको तो सभी लेवल्स के पर्सन की जो इंफॉर्मेशन डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके। चौथा पॉइंट, आपको अपने प्रोडक्ट को भी स्टडी कर लेना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, अकॉर्डिंगली आप कॉस्टिंग मेथड डिसाइड कर सको। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने की दो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। कौन सा आप फॉलो करोगे वो आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आप पे अगर कोई भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, कोई भी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उन रूल्स को फॉलो करता हुआ हो। और आप अपने वर्कर्स को वेज किस तरीके से पे करोगे, टाइम बेसिस पे करोगे, पीस बेसिस पे करोगे, कैसे करोगे, तो वेजेस पेमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो दीज 7 पॉइंट्स should be considered while installing a cost accounting system। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, 5 नंबर की वेटेज कि जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंस है पेपर से रिलेटेड वो यही कहते हैं भाई 5 नंबर से बड़ा शॉर्ट नोट लाइक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता थ्योरेटिकल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो। और 5 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन में आपके पास 7 पॉइंट्स है, आप ये 7 पॉइंट्स लिख के आइए, मजे से एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर देगा। और स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 1 का लास्ट जो पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। से पहले क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि एसेंशियल फैक्टर्स जो है उन पे एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हेडिंग्स है आपके पास, जहां पे भी हेडिंग्स है वो तो बेस्ट है सर, हेडिंग याद करो, उसके अंदर का जो मैटर है वो आप इजीली मेंशन कर सकते हो। जस्ट 2 बार आप अगर इसको रीड भी कर लोगे, 2 बार इसको रीड भी कर लोगे तो भी आप इजीली उसका आंसर मेंशन कर पाओगे। कि हमने जो लैंग्वेज है काफी इजी बनाने की कोशिश करी है इन कंपैरिजन विद योर स्टडी मटेरियल, और मीनिंग सेम निकलना चाहिए सर। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं होता कि थ्योरेटिकली जो स्टडी मटेरियल में एज लैंग्वेज यूज की गई है एज इट इज हम यूज करें, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चीजों को इजी बनाना ही तो हमारा काम है। अगर मैं एज इट इज वैसे ही करवा दूंगा, एज इट इज वर्ड टू वर्ड वहां वाली लैंग्वेज करवाऊंगा तो आपके लिए कोई फायदा भी नहीं है। हम कोई लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं तो हमें वहां की लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, नहीं, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, मेन अपने को थ्योरी इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमारे एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू, इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह, जिनकी वेटेज आज के टाइम पे लेटेस्ट अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अराउंड 30 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। कहीं ना कहीं उन चीजों को, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अपने को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाफिकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं। लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड, स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जिसको मैं कह सकूं कि सर दिस इज द बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं और वहां पे कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है और उसको देखकर मेरा मन कहे बस यही बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही सिस्टम फॉलो करूंगा। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है में क्या क्या फीचर्स होती है, फिर एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम उसको बोला जाता है जो कि टेलर मेड हो। टेलर मेड अगर मैं सिंपली कहूं कस्टमाइज्ड। टेलर का काम क्या होता है?
एक तो रेडीमेड कपड़ा आता है, एक हम टेलर के पास जाके शर्ट स्टिच करवाते हैं। फर्क क्या होता है सर? जो टेलर के पास जाके स्टिच करवाते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंगली करवा लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कल को अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े हम उसमें कर सके। दैट इज नॉन एज टेलर मेड। प्रैक्टिकल होना चाहिए सर, हवा में बातें ना हो, सिंपल हो, जिसको इजीली इंप्लीमेंट किया जा सके, और एज कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ताकि मेरी जो डिमांड है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की, वो सेटिस्फाई हो सके। तो इट शुड बी टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। 4 वर्ड पे आप ध्यान रखो, टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल एंड कैपेबल होना चाहिए। सेकंड, द डेटा यूज्ड बाय द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मान लो मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ डेटा यूज कर रहा हूं, अगर वो डेटा गलत होगा तो कॉस्ट गलत आएगी, कॉस्ट गलत आएगी तो सेलिंग प्राइस गलत आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में डेटा यूज कर रहा हूं वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो डेटा यूज्ड बाय द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज इट मे डिस्टॉर्ट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आउटपुट क्या है? तो डेटा से मैं क्या करने वाला हूं? अपनी कॉस्ट निकालने वाला हूं, अपना प्रॉफिट निकालने वाला हूं, अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने वाला हूं। जब मेरा डेटा गलत होगा तो वो सारा आउटपुट भी गलत आएगा। तो जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट। आप कह रहे हो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। अब अगर आपको लगता है कि मैं जब उसको इंप्लीमेंट कर लूंगा उसके मुझे बेनिफिट होंगे इक्वल टू 50,000, लेकिन उसको ऑपरेट करने के खर्चे होंगे 60,000, तो ये तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप किसी में खर्चा तो लगाते हो 60,000 और वहां से आपको बेनिफिट आता है 50,000, तो वो तो 10,000 का नुकसान हो गया। कहते हैं आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हो और उसको ऑपरेट करोगे, तो उसको इंप्लीमेंट करने की और ऑपरेट करने का जो खर्चा है शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है बेनिफिट। सर कॉस्ट लगा रहा हूं अगर मैं 60,000 रुपए की, तो उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का फायदा तो तब है ना जब मुझे उससे 70,000, 80,000, लाख रुपए का बेनिफिट हो। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। आप जो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में खर्चा लगा रहे हो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो जस्टिफाई रिजल्ट होना चाहिए। सिंपल सी बात कहूं, बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट, बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड हैव द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न। देखो अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आप सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन आप कर रहे हो उसके डेटा को कंसीडर ही ना करे, उनका सपोर्ट नहीं है उसमें, तो फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, केवल और केवल टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट के साथ साथ बाकी जो डिपार्टमेंट इस डेटा को यूज करते हैं उनका सपोर्ट भी जरूरी है। द सिस्टम शुड हैव द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम ऑल द यूजर डिपार्टमेंट। सिंपल से मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में जब जो जो उस डेटा को यूज करता है या जो जो उस डेटा को प्रोवाइड करता है सभी का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर जो डेटा प्रोवाइड करने वाला है वो अगर सही से डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा तो डिसीजन गलत होंगे। डेटा सही से प्रोवाइड कर दिया गया बट उसके बेसिस पे मैनेजमेंट सही डिसीजन नहीं ले रहा तो भी उस डेटा की कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाती। तो सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट का भी होना चाहिए, तो सपोर्ट उन सभी डिपार्टमेंट का होना चाहिए जो डेटा को यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात करूं। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज देयर इज ए नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। सर किसमें? इन क्लासिफाइंग, ट्रीटिंग एंड रिपोर्टिंग
cost data and information so that it can facilitate comparability of the result of the system. ऐसा ना हो कि 2020 में आपने कोई खर्चा डायरेक्ट दिखाया और 2021 में आप उसको इनडायरेक्ट दिखा देते हो। तो सर क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए कि जिस खर्चे को इस बारी डायरेक्ट दिखाया उसको हर बारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हर बारी मैं उसको डायरेक्ट ही दिखाऊं। ऐसा ना हो कि इस साल तो आपने किसी खर्चे को कॉस्ट में ऐड किया और अगले साल कहते हो नहीं नहीं ये कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। इस साल जो ट्रीटमेंट किया है किसी खर्चे का वही अगली साल भी करो। रिपोर्टिंग के फॉर्मेट भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल आप फॉर्मेटिंग अलग तरीके से मेंटेन करो अगले साल अलग, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो चीजों को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, तो एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंपेयर करके उसके बेसिस पे इजीली कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है और इजीली इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है क्या सिचुएशन। तो सिंपल सी मैं बात करूं तो देयर आर 6 पॉइंट्स, 6 फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सर पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल और कैपेबल होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। दूसरा, डेटा यूज्ड बाय द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज रिजल्ट गलत आएंगे। तीसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। सिंपल कहूं तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, बाकी भी जो यूजर डिपार्टमेंट है उनका सपोर्ट होना चाहिए, और जो भी हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सर किस चीज में? क्लासिफिकेशन में, ट्रीटमेंट में और रिपोर्टिंग में, ताकि कंपैरिजन इजीली किया जा सके। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर से वही 5 नंबर का क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अकॉर्डिंगली कोई भी आप 6 पॉइंट है या तो 6 के 6 लिख दो या 5 पॉइंट रेलिवेंसी के अकॉर्डिंगली आप लिख दोगे, एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 1। दैट इज स्टडी नोट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और पार्ट 1 में क्या है? द डेफिनेशंस हैं। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये डेफिनेशंस है कुछ। साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप भी है, उसका रिलेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के फायदे, नुकसान, क्या इंप्लीमेंट करते वक्त हमें फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए और क्या फीचर्स वगैरह होती हैं। तो 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम से कम में मैं बात करूं 5 नंबर का ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे क्लास एंड पार्ट 1 ऑफ स्टडी नोट 1। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी नोट नंबर 1 का ही जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।